Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. तो चलिए फ्रेंड्स, MPCJ की डेट अब हमारे बहुत करीब आ चुकी है। मार्च स्टार्ट हो चुका है एंड मार्च एंड तक आपकी एग्ज़ाम्स है। तो क्या आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है? ये जानने के लिए हम MPCJ 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट पर बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल है। प्लीज़ आप उसे भी एक्सेस करिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है MPCJ 2018 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। हम इसमें फर्स्ट जो है सब्जेक्ट वो कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 10 नंबर है क्वेश्चंस के, तो हम एक एक करके कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग। देखिए, मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताऊँगी और अगर कुछ एक्सप्लेन करना होगा तो मैं कर दूँगी। आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ enriched अंडर आर्टिकल 51A डज नॉट इंक्लूड द ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी जो है 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आती है? तो ये है टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट ऑफ वोट इन इंडिया इज़। राइट ऑफ वोट जो है वो इंडिया में क्या है? अपना लीगल राइट है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राइट ऑफ वोट है वो क्या है? लीगल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 14 का कौन सी बात जो है इसमें से सही है? देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ें तब याद रखिए कि नॉट और क्या पूछा है। अगर पूछा है मतलब एक नॉट भी आ जाएगा बीच में कि कौन सा सही नहीं है तो आंसर आपका पूरा चेंज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर है बोथ इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन एंड अलाउ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल ज्यूरिडिक्शन? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20 सब सेक्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है? तो बताया गया है आर्टिकल 243B में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है ये हमारा क्या है? कौन सा राइट है? तो ये है बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ये सारे दे रखे हैं 51A और 41A में 48A में उसमें बताया गया, ये अमेंडमेंट आए थे तो उसमें बताया गया है कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐड किया था और एक फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया था। इससे रिलेटेड जो केसेस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। MC मेहता का केस था और एक था मेनका गांधी का केस था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट नहीं है? नहीं है, देखिए नॉट आ गया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। ओनली D वाला जो है मीन्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी बहुत अच्छे से याद करेगा। बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस हमेशा आएगा ही सही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड
फॉर सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न। अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड उन्हें कैसे याद करना है आपसे नहीं हो पा रहे तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको जो भी दिक्कत आ रही है हम उस पर वीडियोस बनाकर पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, कौन से में? सोवर्जन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखिए प्रीएम्बल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, प्रीएम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में। चलिए नेक्स्ट हम कवर करेंगे सीपीसी के क्वेश्चन, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के टोटल 15 क्वेश्चन है, ये भी हम कवर कर लेते हैं। अ डिक्री फॉर इंजक्शन इफ़ नॉट ओबेड, अगर जो इंजक्शन के लिए डिक्री आती है अगर उसको हम नहीं मानते हैं तो इज़ एग्जीक्यूटेबल बाय डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो वो जो जजमेंट डेटर है उसको या तो हम अरेस्ट कर लेंगे सिविल प्रिजन में या फिर उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज़ एग्जीक्यूटेबल, कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड जो डिक्री है वो कब एग्जीक्यूटेबल होगी, कैसे होगी? बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्रोमाइज अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ द सीपीसी। कौन सा इनकरेक्ट है ऑर्डर 23 रूल 3 का? देखिए सीपीसी में ना डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, आपसे घुमा के नहीं पूछा है। ठीक है, तो सीपीसी आप इतना अच्छे से करिए कि मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है इट इज़ रिक्वायर्ड दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉम्प्रोमाइज इज द सेम एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Where a suit is dismissed under Rule 8 or Order 9 of the CPC in respect of same cause of the action, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit. उसे मना कर दिया जाएगा कि आप अब फ्रेश सूट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अ डिसीजन ऑफ फाइंडिंग गिवन बाय कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, कोई डिसीजन या फाइंडिंग जो कोर्ट दे देता है विदाउट जुरिस्डिक्शन तो क्या होगा? कैन नॉट ऑपरेट एस रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा देखिए मेन बताता है कि आप वापस से सूट नहीं ला सकते हैं, सेम पार्टी और सेम ऑब्जेक्शन का है तो आप सूट नहीं कर सकते हैं। बट अगर किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और उनने उसमें जजमेंट दे दिया तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगा क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टीज सूटेड इन डिफरेंट सिटीज़, अगर डिफरेंट सिटीज़ में हमारी प्रॉपर्टीज़ और उसके पार्टीशन का सूट है तो कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ सिटी वेयर एनी प्रॉपर्टी आर सिचुएटेड, कहीं भी केस कर सकते हैं जहाँ पर भी प्रॉपर्टी जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अंडर सेक्शन 148 ऑफ CPC द कोर्ट कैन इनलार्ज द टाइम नॉट एक्सीडिंग इन टोटल, कोर्ट सेक्शन 148 में कितना टाइम जो है एक्सटेंड कर सकता है? तो आंसर है ऑन 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज तक और एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ सूट में बी डिफीटेड ड्यू टू नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। देखिए इसको आप देखिए, इसके सारा आंसर नॉन जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी ये ज़रूरी है, मिस जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, मिस जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी। तो देखिए नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी मीन्स नेसेसरी तो है ही सही, वो ज़रूरी है ही सही, और वो नहीं आएंगे, नॉन जॉइंडर होगा तो सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा या डिफीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ, कब तक हम गवर्नमेंट के खिलाफ सूट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? 2 month आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज़ बिन डिलीवर्ड, 2 month का नोटिस देना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल किस पर अप्लाई नहीं होगा? रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ राइट ऑफ सिविल नेचर, कौन सा राइट जो है वो सिविल नेचर का है?
तो देखिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि राइट टू शेयर ऑफरिंग इन टेम्पल, राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, राइट टू वर्शिप इन टेम्पल, ये सारे हमारे सिविल राइट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 रूल 7 ऑफ द CPC द डिक्री शैल बियर द डेट ऑफ, डिक्री पर कौन सी डेट होनी चाहिए, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस्ड हुआ है, द डे ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वेयर अ सूट इज अबेटेड और डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 22 ऑफ CPC ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन, तो क्या फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट होगा, नहीं, नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट, कोई सा भी फ्रेश सूट नहीं लेंगे क्योंकि ऑर्डर 22 ऑफ CPC में उसको मना कर दिया गया है सेम कोज और एक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ समरी प्रोसीजर हैज़ बीन लेट डाउन अंडर, किस, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हुआ है CPC में, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से घुमा के थे बट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। इसका आंसर है ऑर्डर 37 ऑफ CPC। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CPC, विच प्रोविजन ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन सा ऑर्डर जो है CPC का वो प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो ऑर्डर 13 ऑफ द CPC। अब हम कवर करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चंस, जो कि है टोटल 7 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है कि कौन सा जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट और ट्रांसफ़र में नहीं आएगा, इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दिस, तो इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन बाय डोनर ओनली, ये जो लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट जो है डोनर से ही साइन होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के टोटल 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स, डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन से हम क्या समझते हैं, बोथ द अटेस्टिंग विटनेस सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और एफिक्स मार्क एंड रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर। देखिए अटेस्टेशन और इनकी ना आप मतलब डेफिनेशंस पढ़िएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डेफिनेशंस है उनको अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो डेफिनेशंस है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और जो दूसरे क्वेश्चंस भी है उनको भी आपको सॉल्व करने की काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या नहीं आएगा, विल। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अगर आप मतलब मेन इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे तो उसमें पता पड़ जाएगा सेल, लीज और गिफ्ट से जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है वो क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि जब तक आपके पास जो है उसका परफेक्ट टाइटल नहीं है तब तक आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर अ लीज, होल्डिंग ओवर अ लीज से कौन सा सेक्शन जो है डील करता है, तो वो है सेक्शन 116, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडिस इज एक्सप्लेन्ड इन फेमस केस ऑफ बिल्मे वर्सेस सेबाइन, बेलामी वर्सेस सबाइन, ठीक है, इन्हें ये बोला है। तो देखिए जो लीज पेंडिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीज पेंडिस में से क्वेश्चन मतलब छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन फ्रेम होता ही है, तो इस टॉपिक को आप मत छोड़िएगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है इसके वीडियोस भी, तो लीज पेंडिस के क्वेश्चन आप कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफ़ द डोनर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी, अगर इस एक्ट में डोनर जो है मर जाता है डोनी के गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले, तो क्या गिफ्ट वैलिड होगा, द गिफ्ट इज़ वॉइड, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज मस्ट, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, उसके 7 क्वेश्चन ही हम कवर कर चुके हैं जो कि थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। अब हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन जो कि है टोटल 8 क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफाइड इन्फोर्सेबल, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल होगा। देखिए इसके सारे अपन पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय बी टू डिलीवर अ लेक्चर ऑफ लॉ एट जबलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी ने कि मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में जो है वो लेक्चर आके दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट बाय बी विथ ए टू सप्लाई गुड्स एज ऑफ व्हेन ए रिक्वायर्स। देखिए ये सब जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, जिसने बोला है वो ही कर पाएगा, है ना, मतलब ऐसा है। तो कौन सी जो है इन्फोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सा इन्फोर्सेबल है ये पूछा है, तो इनमें से कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कहाँ पे डिटरमाइन होगा, फ्री कंसेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। कंसिडरेशन का सिर्फ कुछ पार्ट अनलॉफुल है, द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी, तो वो क्या होगा, तो वो वॉइड होगा एज अ होल। ठीक है, क्योंकि अगर वो अलग नहीं हो सकता है तो वो पूरा ही वॉइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। टू पार्टीज इंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दे लेटर रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ मिस्टेक इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल इन इंडिया, दिस मेक्स देयर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होगा। ठीक है, नॉट वॉइडेबल होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ जो है ये सेक्शन 21, 22 और इनमें कवर है, तो वो नॉट वॉइडेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रस्ट्रेशन किस में बताया गया है, तो सेक्शन 56 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। गुड्स डिस्प्लेड इन शोकेस ऑफ अ शॉप विद प्राइस टैग। जो गुड्स है वो डिस्प्ले कर रखे हैं, कोई डमी पे लगा रखा है, कोई मतलब ड्रेस है, तो वो क्या ऑफ़र होगा, इनविटेशन टू ऑफ़र होगा, क्या होगा, तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र होगा। अगर आप जाकर उससे पूछेंगे कि ये ड्रेस मुझे खरीदनी है तो ये ऑफ़र होगा, और अगर वो हाँ बोलेगा तो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। जो ड्रेस उसने बता रखा है वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफ़र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कई A enters into a contract with B to sell him 100 bales of cotton and afterward discover that B was acting as an agent for C for the price of the cotton A may sue। A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 कॉटन बेल्स को बेचने का। बाद में A को पता पड़ा कि B जो था वो C का एजेंट था, तो क्या वो प्राइस के लिए A को सू कर सकता है। A किसको सू करेगा, बी को करेगा या सी को करेगा, तो अगेंस्ट बी और सी बोथ। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन की बात है तो दोनों को ही सू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन डज एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। कब जो है एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो देखिए जब वो देखिए एक इक्वेशन है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। सेकेंड है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, दो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और ये सभी होगा तब जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है बनेगा, एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चन। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चन की हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है इस पूरे सब्जेक्ट की। लिमिटेशन एक्ट की भी हमने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, जो कि आप करीब मिनिमम 30 मिनट के अंदर आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेंगे उस वीडियो से। तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए कवर करते हैं ये क्वेश्चन। ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन एनी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ इज डिसमिस्ड देन सूट फॉर ब्रीच फॉर कंपनसेशन इज बैड।
ठीक है, वो जो है वर्जित हो जाएगा, वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कंसिडर फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन मेड अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे जैसे सीपीसी में थे, कॉन्ट्रैक्ट में घुमा कर थे थोड़े से क्वेश्चन, मतलब आपको 2 पार्टीज दी है, क्या होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, तो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 34 में किसकी बात करते हैं। A1 डिक्लेरेशन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ऑफ द टू द सूट एंड पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली। सेकेंड, declaration binds all those person who have knowledge of the suit and knowingly they do not become parties। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है वो राइट है कि जो डिक्लेरेशन था पार्टीज का वो एक दूसरे के जानते हुए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए आप हिंदी में एक बार देख लीजिए जिसका हिंदी में हो, ठीक है। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एन इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, एक इंजेक्शन कब नहीं मिलेगा। देखिए इसके सारे ऑप्शन पढ़ते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच इंजेक्शन इज सॉट अनलेस सच रिस्ट्रेन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब इंजेक्शन मतलब वो बोल रहा है कि इसको रोक दो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आने के लिए, ठीक है। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेटिंग टू दैट फॉर्म विच द इंजेक्शन इज सॉट, ठीक है। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब ये सारे जो है इंजेक्शन में इनमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब है ना जुडिशियल प्रोसीडिंग, लेजिस्लेटिव बॉडी और कहीं ना कहीं काम रोकने का कर रहे हैं। इंजेक्शन दिया जाता है जब कोई चीज़ जो होती है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होती है या कुछ ऐसा होता है जिसके लिए इंजेक्शन ज़रूरी होता है ग्रांट करना। बाकी ये सारे जो है कि किसी को कोर्ट में आने से रोना, कोर्ट की प्रोसीडिंग रोकना, इन चीज़ में इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। प्लेंटिफ विदाउट हैविंग एनी टाइटल फाइल्ड अ सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट डिस्पोजन बेस्ड ऑन लॉन्ग पोजेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है लॉ रिस्पेक्ट पोजेशन प्लेंटिफ कैन नॉट बी डिस्पोज्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एन इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, इंजेक्शन कब मिलेगा। टू रिस्ट्रेन द रॉन्गफुली सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब आप रॉन्गफुली किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इंजेक्शन जो है किसी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो रहे काम को रोकने के लिए या अच्छे काम के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आप कोई गलत काम करेंगे, किसी को प्रोसीडिंग में से आने रोक रहे हैं, किसी को मतलब आप परेशान करने के लिए इंजेक्शन ले रहे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। स्पेसिफिक रिलीफ में बी ग्रांटेड, स्पेसिफिक रिलीफ कब मिलेगा। फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, सिविल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, किसी इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आपको जो है आपको स्पेसिफिक रिलीफ में ग्रांट मिलेगा। चलिए देखते हैं, अब आ जाते हैं लिमिटेशन एक्ट में। मैंने आपको बताया लिमिटेशन एक्ट की एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसमें से 4 क्वेश्चन हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू कंपनसेशन फॉर अ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इज, कितने दिन के लिए जो है आपको सज़ा मिलेगी या कंपनसेशन मिलेगा। तो इसका आंसर है 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डज नॉट अप्लाई टू। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं लिमिटेशन एक्ट में भी। जो सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का वो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा इसके सारे अपन ऑप्शंस देखते हैं। सूट्स मतलब किसी केस पे, एग्जीक्यूशन पेटिशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी के एग्जीक्यूशन में, पेटिशन फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर तलाक के लिए कोई याचिका करी गई है तो उसमें, तो देखिए इन तीनों में जो है सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रिफरिंग एन अपील फ्रॉम अ डिक्री passed by a court subordinate to the high court to a high court
फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री इज, ठीक है, इसका आंसर है 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू, ये कहाँ अप्लाई होगा, अपील्स पे, ठीक है। तो ये हमने लिमिटेशन एक्ट के भी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे एमपी एकोमोडेशन एक्ट के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसमें है टोटल 5 क्वेश्चंस। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ अरियर ऑफ रेंट, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है अरियर ऑफ रेंट के केस में। फर्स्ट, नोटिस मस्ट बी गिवन ऑरली और इन राइटिंग बाय लैंडलॉर्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो नोटिस है वो या तो लिखित में या फिर बोल के दिया जाए, या तो खुद लैंडलॉर्ड के द्वारा या उसके बिहाफ पे, और ये मस्ट लिखा है। नोटिस मे बी गिवन टू टेनेंट पर्सनली और टू वन हिज एडल्ट मेंबर और फैमिली और टू हिज सर्वेंट। तो देखिए इसका फर्स्ट आंसर है कि फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकेंड इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है एमपी अ रिविजन अगेंस्ट अ फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द एविक्शन ऑफ हिज टेनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ अ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट शैल बी द हाई कोर्ट। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो है द हाई कोर्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट इंक्लूड्स, मेंबर ऑफ द फैमिली में कौन नहीं आएंगे, तो मैरिड डॉटर जो है वो मेंबर ऑफ द फैमिली में नहीं आएगी, क्योंकि मैरिड डॉटर जो है उधर की फैमिली में स्पाउस में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। आफ्टर अ नोटिस ऑफ डिमांड फॉर अरियर्स ऑफ रेंट हैज़ बीन सर्व्ड ऑन टेनेंट, ही शुड पे और टेंडर द अरियर्स ऑफ रेंट to save himself from eviction within 2 month, ठीक है, इसका राइट आंसर है within 2 month। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन है एमपी एकोमोडेशन का। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 43 पेनल्टीज सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है, एमपी एलआरसी के क्वेश्चन है। इसमें भी टोटल हमारे कितने 5 क्वेश्चंस है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। हु वुड डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेज, सर्वे नंबर एंड प्लॉट मेंबर्स, कौन है जो ये सब डिसाइड करेगा, तो है तहसीलदार। देखिए अगर आपको एमपी एकोमोडेशन और एमपी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड भी वीडियोस देखने, तो हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर दे रखे हैं, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। वेयर अ भूमि स्वामी हैज़ बिन डिस्पोज्ड अनऑथोराइज्डली ही विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 250 ऑफ एमपी एलआरसी बिफोर, किसके सामने वो जो है अपनी एप्लीकेशन रखेंगे, तहसीलदार के सामने, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एन एप्लीकेशन बाय पार्टी इंटरेस्टेड विल बी प्रेजेंटेड टू तहसीलदार फॉर डिमिक्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ सर्वे नंबर और ऑफ अ सब डिवीजन और ऑफ अ प्लॉट नंबर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स देयर ऑन, तो ये होगा अंडर सेक्शन 129 ऑफ एमपी एलआरसी। देखिए एमपी एलआरसी के जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, अगर आप देखें इनका पैटर्न, तो थोड़ा सा घुमा के और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करते जाइए और फिर आप जो है आंसर सर्च कीजिए। बड़ा क्वेश्चन हो तो दिक्कत आती है, आगे क्या पढ़ा था भूल जाते। थोड़ा सा शांति से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के और क्वेश्चन का मतलब समझे, फिर आंसर ढूंढिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 250B ऑफ द एमपी लैंड रेवेन्यू कोड इज, कौन सा ऑफेंस दिया है 250B में, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है एमपी एलआरसी का। Which of the following matters is not in exclusive jurisdiction of revenue authorities, ठीक है। तो इसका आंसर है any dispute to which the state government is not a party relating to any right which is recorded in the record of the right, ठीक है।
नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट की भी हमने एक शॉर्ट वीडियोस बना रखी है, और अगर आपको चाहिए तो भी आप हमको बोल सकते हो किसी और सब्जेक्ट की भी। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड अ कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स अ कन्फेशन मेड। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन सी होती? तो वो होती है जो डॉक्टर और फ्रेंड के सामने दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने इसकी भी शॉर्ट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने सारे सेक्शंस जो है लगभग 28 मिनट्स में कवर कर रखे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। शायद 2 पार्ट है इसके, तो आप वो भी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एन एक्यूज्ड वॉलंटरली कंसेंट्स फॉर ब्रेन मैपिंग एंड नेक्रो एनालिसिस देन सच इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट? तो ये कौन से सेक्शन में आएगा? तो ये आएगा सेक्शन 27 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सस्पेक्ट बाय फोटो इज। फोटो से अगर किसी सस्पेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है तो क्या वो एडमिसिबल है? वो है एडमिसिबल इन एविडेंस। आप नॉर्मली टीवी में भी देखते होंगे कि मतलब फ़ोटो स्केच आर्टिस्ट को बुला के और फोटो बनवाया जाता है, तो फोटो आइडेंटिफिकेशन जो है वो एडमिसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ चार्ज अपॉन ए कमिटिंग मर्डर एट कोलकाता ऑन अ सर्टन डे। ही टेक्स प्ली ऑन दैट डे he was at Mumbai. This statement of A is relevant under which section of the evidence act? ये हमने हमारे उस शॉर्ट वीडियो वाले में कवर कर रखी है ये चीज़, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ देखना हो तो आप देख सकते हैं सेक्शन 11। इसमें था फैक्ट नॉट रिलेवेंट बट इट मे बी रिलेवेंट, मतलब जो फैक्ट रिलेवेंट नहीं था मीन्स वो ए जो है वो मुंबई था, वो रिलेवेंट नहीं था, पर उस दिन किसी के मर्डर का चार्ज अगर ए पे लगा है तो वो फैक्ट रिलेवेंट हो गया कि वो मुंबई है। ठीक है, फैक्ट विच आर नॉट रिलेवेंट प्रूव्ड टू बी रिलेवेंट, समथिंग लाइक दैट था, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइंग डिक्लेरेशन इज रिलेवेंट एविडेंस अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग इट बिंग हेरसरी एविडेंस बिकॉज। ये जो है हेरसरी एविडेंस क्यों माना गया है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो बी वाला है, ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, अपन बी वाले को देखते हैं। इफ अ पर्सन इज डेड एंड एनीथिंग सेड बाय द पर्सन एज टू द कॉज ऑफ द डेथ इज रिलेवेंट सिंस द डेड पर्सन कैन नॉट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू टेस्टिफाई नेसेसिटी मेक्स इट इनएविटेबल टू एडमिट सेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो है मेनली डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एविडेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ प्ली ऑफ एलिबी इज। प्ली ऑफ एलिबी में बर्डन ऑफ प्रूफ का किसके ऊपर आता है? तो ये आता है एक्यूज्ड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफेंस ऑफ एलिबी इज गवर्न्ड बाय दी सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट। देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक सेक्शन 11 से फ्रेम हो चुके हैं, तो आप देखें तो सेक्शन 11 जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रिफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द transaction or soon afterward. This provision is provided under which section? This is section 159 of the Evidence Act. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एविडेंस एक्ट द कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट टू बी डीम्ड एंड एडमिसिबल इन एविडेंस एज डॉक्यूमेंट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 65B। 65B के जो इलस्ट्रेशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 65B में काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देखिएगा। ये उन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कौन सा जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा? तो मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, देखें डीफ डम्ब और इनकी भी कहीं ना कहीं एडमिट की जाती है अगर ये कोई साइंस या किसी के बारे में गवाही देते हैं तो, बट मेंटली रिटार्डेड को एडमिसिबल नहीं करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अंडर सेक्शन 45 of the Evidence Act, opinion of expert witness is
क्या है, इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कौन सा जो है इसेंशियल कंडीशन नहीं है, तो ये है पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। देखिए ये बात बड़ी नॉर्मल सी है कि कोई डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसे थोड़ी ना पता है कि मैं मरने ही वाला हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उसे पता ही हो। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ मैं मरने वाला हूँ इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, नहीं, ये ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट द फैक्ट डिस्कवर्ड मीन्स कौन सा फैक्ट, द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड एज टू ऑब्जेक्ट एंड प्लेस। देखिए एविडेंस में भी कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्टली फ्रेम्ड है कि सेक्शन 27 किससे रिलेट है, सेक्शन 11 किससे रिलेट है, सेक्शन 65B में क्या बोला गया है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सेक्शन वाइज भी आपको इस सब्जेक्ट में ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फॉर रेजिंग प्रिजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात है ये, दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन द रिकॉर्ड विच पर्पट्स टू बी दैट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन was so affixed by him the record shall be। रिकॉर्ड कितना पुराना होना ज़रूरी है, तो देखिए 5 year old तक का भी चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हमने इसमें 15 क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन parade conducted during investigation of a case is admissible in evidence under which of the section of the evidence act। ये कौन से सेक्शन में है, तो ये जो है ये सेक्शन 9 में। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी जो हमने कवर किया वो डायरेक्टली सेक्शन वाइज पूछा है, तो आप इसमें जो वो हमने वीडियो बना रखी है, जो एक छोटी वीडियो है जिसमें पूरा एविडेंस हमने कवर किया है 2 पार्ट में, तो उसमें सेक्शन वाइज जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसके इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, हमने उसमें सभी बताए हैं, तो आप वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं आईपीसी के क्वेश्चन। आईपीसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द सीजे। चलिए चलते हैं आईपीसी की तरफ। टोटल 15 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 34 क्या बोलता है, दैट फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर द पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केस। फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है बट सारे केसेस में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो हम सारे ही पहले पढ़ेंगे। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर एंड इंटेंशन टू किल इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेक आउट अ केस ऑफ मर्डर। मतलब इंटेंशन ज़रूरी नहीं होता है, तो ये तो गलत है क्योंकि इंटेंशन होना है। क्लॉज सी ऑफ द सेक्शन 299 इज रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। तो देखिए इन सब में से जो इनकरेक्ट है वो है ऑल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड अलग चीज़ है और मर्डर अलग चीज़ है। सारे मर्डर मतलब सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अ लेडी विशिंग टू गेट अ रेलवे टिकट फाइंडिंग अ क्राउड एट रेलवे at ticket window at station asked B who was near window to get a ticket for her and handed him over money for the B for same। B took money and instead of getting ticket away with money वो अपने साथ पैसे लेकर भाग गया। What offense has been committed by B? तो उसने क्या है, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है बट कौन सा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ए फाइंड्स ₹2000 नोट ऑन पब्लिक प्लेस। ही हैज़ नो आइडिया टू होम द ₹20,000 नोट बिलोंग्स। ही पिक्स अप द नोट ए हैज़ कमिटेड। तो देखिए उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसने देखा आसपास कोई है, उसको कोई नहीं मिला इसलिए उसने लिया है, तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अटरिंग ऑब्सेंस वर्ड्स नियर अ पब्लिक प्लेस। तो क्या होगा, इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्विक्ट अ पर्सन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी। तो क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 307 आईपीसी आर टू बी प्रूव्ड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज प्रोवाइडेड। कौन से आईपीसी के सेक्शन में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो पनिशमेंट है वो दिया गया है, तो वो सेक्शन 342 ऑफ आईपीसी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इंटेंड टू किल ए बट इंस्टेड किल्ड बी whom he had no intention to kill, अंडर विच डॉक्ट्रिन एक्स इज लाइबल फॉर द मर्डर ऑफ बी। देखिए, एक्स को जो है ए को मारना था बट गलती से बी मर गया, बी को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी, अब मर तो गया है, तो वो बी किसके लिए लाइबल होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलाइस। ठीक है, क्योंकि उसने क्राइम तो किया है, भले इंटेंशन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी कोड डील्स विद दोज कंडीशन व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट नहीं है तो वो किस सेक्शन में आएगा? ठीक है, तो वो आएगा सेक्शन 90 में। अब आप देखिए कि जो आईपीसी में भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वो नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, डायरेक्ट सेक्शन से रिलेटेड ही बात करी गई है। फॉर एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप द एज ऑफ गर्ल मस्ट बी बिलो 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से कम होगी तो मतलब वो लॉफुल गार्डियनशिप, मतलब एक जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 है, और ये ऑफेंस अगर होगा अगर आप उसकी लॉफुल गार्डियनशिप से किडनैप करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बड़ा है ये क्वेश्चन, मैं इसे सेट कर देती हूँ, सॉरी। ओके, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रिसिएशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। मतलब जैसे ही अपन को लगता है कि हमारी बॉडी को डेंजर है और एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, अपन को लग रहा है कि हाँ अब हमको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रिसिएशन ऑफ द डे, और वो एक्ट जो है वो ऑफेंस जो है अपन करते जा रहे हैं जब तक अपन को लगता है कि अपनी बॉडी जो है डेंजर से फ्री नहीं हुई है। ठीक है, तो ये है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एबेटर एंड प्रिंसिपल ऑफेंडर मे बी डिफरेंटली लाइबल फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन एज कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फ्रेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, whoever kidnaps or abduct any child with intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished under section 369 of IPC if the child is under, चाइल्ड कितने साल से कम का होना चाहिए? तो अंडर 10 ईयर के हुआ और आपने किडनैपिंग कर ली है तो आप सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी के अंदर लाइबल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर आईपीसी। टोटल हम 15 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू आईपीसी, एनी मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। आप देखा होगा एक मूवी आई थी हैक्ड करके, तो उसमें यही सब बताया था कि किस तरीके से जो है कोई सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है कोई आप पे नज़र रख रहा है, तो ये जो है ये स्टॉकिंग होती है। ठीक है, तो अब हम कवर करेंगे सीपीसी के क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के क्वेश्चन कवर। इसमें भी टोटल 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। चलिए हम कवर करते हैं। When the trial relates to an offence under section 376 of IPC, the trial shall as far as possible be completed within a period of, कब होगा? तो इसका आंसर है within 2 month। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। डायरेक्शन टू द पुलिस टू इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRPC कैन नॉट बी गिवन विदाउट एग्जामिन द कंप्लेंट ऑन ओथ। मतलब जब तक कंप्लेन नहीं मिलेगी और एग्जामिन नहीं होगी उसका, तब तक हम नहीं कर सकते हैं, और 202 में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अंडर सेक्शन 209 ऑफ क्रिमिनल CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय अ मैजिस्ट्रेट इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए, बोथ
a case instituted on police report and a case instituted otherwise on police report as well. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए सीआरपीसी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही फ्रेम हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा गलत है. तो देखिए, व्हेन एन एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज द कोर्ट नीड नॉट रिकॉर्ड द रीजंस. नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको क्यों छोड़ा है, क्यों उसको बेल मिली है, ये सब भी रीजंस रिकॉर्ड करना ज़रूरी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. अंडर सीआरपीसी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस. पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब चालू होगा? ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. जिस टाइम से आप कमेंस कर रहे हैं, ऑफेंस का कमीशन कर रहे हैं, उस टाइम से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. देखिए 125 मेंटेनेंस से रिलेटेड. अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर अ पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज. किसको बोल सकता है? मैरिड डॉटर हुज हैज़ अटेंड मेजोरिटी, ब्रदर, सिस्टर और फादर. तो इसमें आएगा फादर है. 125 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97. एन एक्यूज्ड पर्सन pleads guilty and has been convicted on such plea by chief judicial magistrate and a sentence of imprisonment of 4 years is passed against him. An appeal shall lie to the court of session only to the extent of, ठीक है, legality of the sentence. जो अपील है कोर्ट में वो तभी लाई होगी जब तक सेंटेंस की लीगलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोविजन फॉर लीगल फ्री लीगल एड इज मेड. फ्री लीगल एड का प्रोविजन कौन से सेक्शन में है? तो वो है सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. इसमें भी 15 क्वेश्चन है. एन एक्यूज्ड कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग इफ एंड व्हेन ही इज alleged to have committed the offense. It is theft. Next, next question. Section 311A of the Criminal Procedure Code empowers magistrate. क्या पावर देता है Section 311A magistrate को? To order person to give specimen signature और handwriting और इन सब के लिए पावर है. Next question. All hospital, public or private shall provide the first aid and medical treatment free of cost to the victims of the offense of acid attack and rape. ये किसके अंदर है? एसिड अटैक और रेप के मामले में हॉस्पिटल और भले ही प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनको फ्री मेडिकल असिस्टेंस देनी है. कौन से सेक्शन में बात करी गई है? अंडर सेक्शन 357C ऑफ सीआरपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 102. Who among the following is not entitled to claim maintenance under section 125 of criminal procedure code? किसको section 125 के अंदर जो है नहीं मिलेगा मेंटेनेंस? वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री नहीं मिलेगा. मेजर मैरिड डॉटर हु कैन मेंटेन हर सेल्फ, इसको भी नहीं मिलेगा. बोथ एंड हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट से अगर अलग रह रहे हैं तो इनको एक दूसरे को नहीं देना. तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन एक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी आफ्टर कन्विक्शन वेयर एक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 years. 3 साल से ज़्यादा की जेल नहीं है और वो बेल पे है तो उसको छोड़ सकते हैं. ठीक है, बेल के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who can withdraw a case from the prosecution under section 321 of CRPC? section 321 of CRPC में क्या? तो उसमें है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इंचार्ज है उसकी परमिशन से. ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज ऑफ अ केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो जो है विड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. अंडर सेक्शन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 357A सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC विच ऑफ द authority is authorized to decide the quantum of compensation. quantum of compensation कहाँ है? लीगल सर्विस अथॉरिटी. देखिए सीआरपीसी बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा.
डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शंस। दे आर आस्किंग दैट ये सेक्शन किसकी बात करता है, ये सेक्शन किसकी बात करता है, कौन सा इसमें से एलिजिबल नहीं है। तो इतना ज़्यादा घुमा के नहीं पूछा है सीआरपीसी में, जैसे जो है एविडेंस या दूसरे सब्जेक्ट में पूछा था वैसा नहीं पूछा है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस यही है कि बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारे ऑर्डर रूल सब है, तो अच्छे से याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर। I promise to pay B ₹500 and all other sums which shall be due to him. This is a, तो ये क्या होगा, ये क्या प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, एन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 17 या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्योंकि बोला है एंड सम विच शैल बी ड्यू, कोई परफेक्ट बात नहीं है, कोई परफेक्ट अमाउंट नहीं है, इसलिए ये कोई सी भी चीज़ इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 107 अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए 138 का है डिसऑनर ऑफ चेक का, ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कंप्लेंट में भी मेड, कितने दिन में जो है डिसऑनर की अपन कंप्लेंट कर सकते हैं, तो है 1 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफेंस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंपाउंडेबल। क्या जो ऑफेंस होते हैं नेगोशिएबल के अंदर वो कौन से उसमें कंपाउंडेबल होंगे, अंडर सेक्शन 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इट शैल नॉट बी अ डिफेंस दैट, ये डिफेंस नहीं होगा, दैट द ड्रोवर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूज द चेक दैट द चेक में बी डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटमेंट। मतलब ये कोई रीज़न नहीं होगा सेक्शन 138 में कि मुझे पता नहीं था कि मेरा चेक डिसऑनर हो जाएगा या कुछ भी नहीं, ये नहीं होगा। तुम्हें पता होता है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है फिर भी तुम इशू कर रहे हो, ये कोई रीज़न नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये कोई डिफेंस के लिए रीज़न नहीं होगा। देखिए सेक्शन 138 से नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफेंसेस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर ट्राइएबल बाय। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस है वो कौन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है ये सब रेगुलेट करेंगे। देखिए जीके के और दूसरे क्वेश्चंस जो है इनकी सीरीज़ हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसलिए हम आपको इस क्वेश्चन पेपर में वो नहीं बता रहे हैं। बाकी मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाएं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।